गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास लेट हो गई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन अब आज पढ़ेंगे हम लोग अरस्तु की एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा क्या है, कॉजन थ्योरी क्या है, कितने प्रकार के कारणता सिद्धांत है, इन सभी विषय वस्तुओं पर हम सूक्ष्मता से बात करेंगे। आदित्य, कल की क्लास में तूने पूछा था कि पीडीएफ मिल जाएगा क्या? हाँ, पीडीएफ मिल जाएगा। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, यूजीसी एग्जामपुर का, यूजीसी का ना टेलीग्राम पे एक ऑफिशियल चैनल है, ठीक है, उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं, कर सकते हो। मैं आज कोशिश करूंगा कि भेज दूंगा, ठीक है। तो अस्वस्थ रहना, कुछ चीज़ें हैं इसकी डिस्कस करने की, वो भी मैं डिस्कस करके और पूरी की पूरी क्वेश्चन सीट ही भेज दूंगा। थोड़ी सी अरस्तु की ज्ञान मीमांसा पढ़ाना मुझे उचित लगा, इस वजह से मैंने सोचा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आफ्टर दैट सारी चीज़ें निर्धारित हो जाएंगी। तो हम पढ़ेंगे आज अरस्तु की ज्ञान मीमांसा। अरस्तु की ज्ञान मीमांसा। देखो, अरस्तु की जो ज्ञान मीमांसा है कि यानी ज्ञान प्राप्त कैसे किया जा सकता है, और सृष्टि का निर्माण में कौन कौन से मूलभूत तत्व होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, इन सभी विषय वस्तुओं पर देखा जाए तो इनका जो सबसे महत्वपूर्ण बेसिक आधार का जो प्रिंसिपल का सिद्धांत निकल कर आता है वह है कारणता सिद्धांत। यद्यपि यह सिद्धांत इनकी तत्व मीमांसा की विषय वस्तुओं का सूक्ष्मता से विश्लेषण करने का काम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैटर और फॉर्म से संपूर्ण सृष्टि की जो निर्धारण की चीज़ें हैं उस पर यह सूक्ष्मता से मूल्यांकन करने का काम करता है। सामान्यतः देखिए, ज्ञान मीमांसा का अर्थ आप लोगों को समझ में आता होगा। ज्ञान प्लस मीमांसा। ज्ञान माने इन जो किसी विषय वस्तु के बारे में जानने की इच्छा होती है या हम जानते हैं उसे ज्ञान कहते हैं, और मीमांसा मतलब होता है विश्लेषण, यानी ज्ञान प्राप्त करने वाले साधनों का विश्लेषण करने की परंपरा को ही क्या कहते यही वाली किताब है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, यही वाली किताब है, ठीक है। तो इसमें हम कारणता सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे कि आखिर क्या क्या चीजें हैं, उसके स्वरूप क्या है, हर आयामों पर थोड़ा बहुत विस्तृत वर्णन करेंगे कि कारणता सिद्धांत से मैटर और फॉर्म निकल कर कैसे आता है, संभाव्यता और वास्तविकता की फॉर्म कैसे निकल कर आता है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कारणता सिद्धांत कि उसके आयाम क्या क्या हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि सभी आयामों को हम सूक्ष्मता से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक आप समझिए, एग्जाम्पल आप समझ लेंगे तो आपको कारणता सिद्धांत की हर चीजें समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल एक, आपको एग्जाम्पल से जितना अच्छे से समझेंगे उतना अच्छा होगा। जैसे बीज बीज हम बोएंगे, देखो वॉइस नहीं आ रही है क्या? वॉइस नहीं आ रही है क्या? चेक कर दो, कमेंट आ रहा है कि वॉइस नहीं आ रही है।
लिख रहे हैं कि उन लोग की वॉइस नहीं आ रही। आप लोग कमेंट करके बताएं वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है, वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है, प्लीज कमेंट डाउन। अब आ रही है, आ रही है, ठीक है, छोड़ दे। अब यहाँ पर देखेंगे एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करें, ठीक है, जा आराम। जैसे बीज, यदि बीज हम आम का बोते हैं, बीज हम आम का बोते हैं तो बबूल का या पीपल का नहीं मिलेगा, पीपल का नहीं मिलेगा। कहने का तात्पर्य है कि जैसा बीज होगा वैसा ही वृक्ष होगा, ठीक है। देखो तुम 3 बजे की जिद कर रही हो, 3 बजे समय नहीं मिल पाएगा गुड़िया, स्टूडियो अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं, क्यों नहीं समझ रही हो? जिस समय जो फ्री टाइम मिल रहा है, अभी कोचिंग यहाँ से नोएडा शिफ्टिंग का काम चल रहा है, तो स्टूडियो का थोड़ी सी चीजें कम है, तो प्लीज थोड़ी सी कोऑपरेट विथ मी, ठीक है। कुछ दिन कोऑपरेट कर लो, आफ्टर दैट एवरीथिंग इज फाइन। उसके बाद हम जैसे आम वृक्ष, जैसा बीज होगा वैसा ही वृक्ष होगा, जैसा बीज होगा वैसा ही वृक्ष होगा, ये चीजें मानी जाती है। तो ये कारणता सिद्धांत यही कहता है कि सृष्टि की उत्पत्ति में कौन कौन से आधारभूत सिद्धांत है जिससे संपूर्ण सृष्टि का उद्भव होता है। यह सिद्धांत आपको बहुत लाभप्रद होगा, ध्यान से देखिएगा। अब एक एक हम देखते चलेंगे। कारणता सिद्धांत, कारणता सिद्धांत, तो कारणता सिद्धांत में कुछ बेसिक चीजें निकल कर आती है कि सृष्टि की उत्पत्ति में 4 प्रकार के कारणों का मूलभूत अंतर देखने को मिलता है। जैसे हम भी उत्पन्न हुए हैं, ठीक है, हम भी उत्पन्न हुए हैं, तो हमारे उत्पन्न से लेकर बनने की प्रक्रिया तक 4 ही कारण है। इस सृष्टि के निर्माण में 4 ही कारण है, ठीक है। जो लोग योगेंद्र देखो पॉलिटिकल साइंस की क्लास नहीं चलती है, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा कोचिंग व्यवस्थित हो जाए तो मैं खुद ही पढ़ाऊंगा। जो फिलॉसफी की कोच वो कर रहे थे बुक्स के लिए, ये वाली आराम से आप ले सकते हैं। इसमें सारी की सारी आयाम को मैंने बड़ी सूक्ष्मता से लिखने का प्रयास किया है, ठीक है। तो देखो हम जैसे हैं, मेरे अब ये ध्यान से समझो, मैं हूं तो मेरी जो आइडेंटिटी है वो 4 प्रकार के कारणों से पूरी की पूरी बनी है। जैसे पहला होता है उपादान कारण, उपादान कारण, उपादान कारण लगभग ये कहा जा सकता है कि पूरे के पूरे अरस्तु के दर्शन का ये आधारभूत सिद्धांत है। यह मेरी ही किताब है। दूसरी चीजें क्या है, दूसरा आता है निमित्त कारण, जिससे कोई वस्तु बनती है। जैसे हम लोग हैं किसी चीज से बने हैं, ठीक है, निमित्त कारण। तीसरा होता है स्वरूप कारण, स्वरूप या आकारिक कारण, आकारिक कारण। और चौथा होता है प्रयोजन कारण, प्रयोजन कारण। ये सृष्टि निर्माण के ही 4 कारण है जिससे हमारी संपूर्ण हमारा अस्तित्व का निर्माण होता है, संपूर्ण सृष्टि का निर्माण होता है। अब इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि समझें, जैसे पीतल का निर्माण, जैसे घड़े का निर्माण है, ठीक है। तो घड़ा किससे बना है? जैसे घड़ा है, घड़ा का निर्माण, घड़ा का निर्माण, तो इसके लिए 2 चीज चाहिए। एक तो मूर्तिकार चाहिए जो उसके रूप देने का काम करे, और दूसरा मिट्टी चाहिए, मिट्टी चाहिए। और मिट्टी जो बना रहा है मूर्तिकार, उसके दिमाग में एक घड़े की एक ऐसी आकृति चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा मेरी डिजाइन अच्छी नहीं होती है, कला का मैं नहीं, मुझे अच्छा बनाने आता है, लेकिन ये चीजें समझी जा सकती है कि हाँ ये घड़े का होना चाहिए। अब हमारे मन में होगा कि घड़ा का यूज किस लिए होगा, तो घड़ा का यूज हम पानी पीने के लिए करते हैं। यानी किस लिए करते हैं?
पानी पीने के लिए, पानी पीने के लिए। तो आप यहाँ पर देखें कि चार चीजें हैं। एक तो पानी पीने की आवश्यकता, दूसरे घड़े का आकार, तीसरा मूर्तिकार और चौथा होती है मिट्टी। यही जो चार कारण है जो पूरी की पूरी कारणता सिद्धांत का आधार देंगे। देयर आर 4 causes for which we form the universe. After that we have explained all the dimension of cosm theory, where first is उपादान, कारण, निमित्त, स्वरूप एंड प्रयोजन। यहाँ पर किस तरीके से चीजें हैं हम उनको देखें। जैसे पीतल, जैसे मिट्टी का निर्माण कर, देखो यहाँ पे क्या है, मिट्टी क्या हो गई, उपादान कारण हो गई, ठीक है। मूर्ति क्या हो गया, निमित्त कारण हो गया। ये घड़े की जो आकृति है वो क्या हो गई, स्वरूप या आकृति। यह किसके दिमाग में रहती है, तो यह मूर्तिकार के दिमाग में रहती है। जिस प्रकार के मूर्तिकार के दिमाग में होगी उसी प्रकार का फिगर वह रूप देगा। और फोर्थ जो लास्ट कारण है पानी पीने के, इसी को कहते हैं उद्देश्य कारण। यह 4 कारण है जिससे सृष्टि निर्माण की हर विषय वस्तुओं का निर्माण होता है। तो कारणता सिद्धांत में 4 प्रकार के कारणों का माना गया है। उपादान कारण, निमित्त कारण, स्वरूप कारण, प्रयोजन कारण। उपादान कारण क्या होता है, जिससे कोई वस्तु बनती है। निमित्त कारण क्या होता है, जिससे कोई चित्रकार या मूर्तिकार उस विषय वस्तु का रूप निर्धारित करता है। और उसके स्वरूप कारण क्या होता है, जिस प्रकार की आकृति उसके मस्तिष्क में होती है उसे स्वरूप कारण कहते हैं। और जिस विषय वस्तु के लिए यूज करते हैं उसी को कहते हैं उद्देश्य कारण। ये 4 कारण हैं। अब यहाँ पर 4 कारणों को एग्जाम्पल, ये आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। इस पे एग्जाम्पल पर आप जितना अच्छे से समझेंगे उतना और कहीं पे समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिए और एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा। मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूं कि एग्जाम्पल से समझाऊं। एक और एग्जाम्पल से, जैसे पीतल का हो गया। पीतल का कोई बर्तन है, पीतल का कोई बर्तन है। या एक काम करते हैं, मनुष्य को ले लेते हैं, छोड़ो दुनिया का, मनुष्य को ले लेते हैं। मनुष्य जैसे मैं हूं, मेरा निर्माण किसने किया, तो देखो मेरा निर्माण में देखो क्या है, ये पंच तत्व से बना शरीर है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीर है। तो ये 5 तत्व हैं, 5 तत्वों से ये हमारी शरीर बनी है। तो इन 5 तत्वों में को जानना समझना बहुत जरूरी होता है। 5 तत्वों के मिश्रण से ही हमारी सृष्टि, मेरी उत्पत्ति हुई। तो 5 तत्व क्या हो गए, निमित्त कारण हो गए, सॉरी वो क्या हो गए, उपादान कारण हो गए। यानी मनुष्य में 5 तत्व स्वरूप कारण हो गए, सॉरी 5 तत्व हो गए उपादान कारण। उपादान कारण, ठीक है। उसके बाद आता है इनसे बनाने वाले कौन है, तो हमको बनाने वाले में 3 लोगों की भूमिका है। 3 लोगों की भूमिका है, माँ बाप और भगवान। सामान्यतः जो हमारी परंपरा है उसी चीजों को मानते हैं, भगवान, ठीक है। हमारा जो स्वरूप कैसा होगा, मेरी बॉडी स्ट्रक्चर क्या होगी, ये पहला क्रिएशन किसके दिमाग में आएगा, भगवान के रूप में। उसको स्वरूप आकार कौन देगा, माँ की कोख, ठीक है। अब हम माँ की कोख में धीरे धीरे पलते हैं, 9 महीने में, फिर हमारा धीरे धीरे विकास होता है तो हम इतने बड़े होते जाते हैं। तो ठीक है, माँ
अब देखो 99% चांस होता है कि लड़का या लड़की या तो माँ के जैसे होगा या तो बाप के जैसे होगा, ठीक है, क्योंकि बनाने वाले दोनों के फॉर्मेशन से होती है। तो कुछ शक्ल माँ के जैसे होती है, कुछ शक्ल बाप के जैसे होती है, या कुछ शक्ल दोनों को मिक्स से होती है। यही तीन ही कंडीशन है। तो आकारिक कारण माँ और भगवान हो गए, और हम काम क्या कर रहे हैं आज कि हम एक मनुष्य बने। और हमारा उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारी एक काम है टीचिंग करना। मैं टीचिंग कर रहा हूँ, समाज में एक शिक्षा का व्यवस्था को मेंटेन किया हूँ। तो ये सारी चीजें हैं। इसे कई कारणों से और अन्य कारणों से भी समझा जा सकता है। अब देखो, मैं जो समझाना चाहता हूँ इसका नेक्स्ट लेवल, यहाँ से चीजें देखने को मिलती है कि कारणता सिद्धांत न केवल पाश्चात्य जगत में है, पाश्चात्य जगत में है, बल्कि भारतीय दर्शन में भी देखने को मिलता है। तो भारतीय दर्शन के कारणता सिद्धांत में और पाश्चात्य दर्शन के कारणता सिद्धांत में क्या मूलभूत अंतर है, हम थोड़ा सा समझेंगे। आप उसके बाद अन्य आयामों को भी हम सूक्ष्मता से समझने का प्रयास करेंगे। तो कारणता सिद्धांत भारतीय दर्शन में देखा जाए तो मेन रूप से सांख्य के दर्शन में दिखाई पड़ता है। यहाँ पर अरस्तु के दर्शन में पहली बार दिखाई पड़ता है। अरस्तु, अब इन दोनों में अंतर है। यहाँ पर यह चार कारण मानते हैं कारणता सिद्धांत का कारण मानते हैं। यह 25 तत्वों को स्वीकार करते हैं। अब इनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है जिसे समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। उसके बाद हम लोग आएंगे आगे की कार्यों में। देखिए, यहाँ पर क्या है कि 25 तत्वों में से 2 तत्व मेन होते हैं, पुरुष और दूसरा प्रकृति। पहला पुरुष, दूसरा प्रकृति। यहाँ 2 कारण मेन होते हैं, यहाँ पर 4 कारण मेन होते हैं। यहाँ पर मूलभूत अंतर, वीडियो को लाइक शेयर करते चले। फिलोसॉफिकल आयाम से जो भी बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है ये चीजें। यूजीसी जो लोग पॉलिटिकल साइंस है उनके लिए तो थोड़ा सा कम प्रासंगिक है, लेकिन जो फिलोसफी के बच्चे हैं उनके लिए ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखो, एक बात सही है। देखो, ये 4 कारणों को यहाँ पर हम थोड़ा सा एक चीज और एक्सप्लेन कर दे तो ज्यादा समझ में आएगा। ये 4 कारण हैं। इस 4 कारणों को आगे चलकर प्लेटो 2 फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। 2 फॉर्म में कौन कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हम उसका थोड़ा सा जिक्र करके देखें। तो देखो, ये कहते हैं कि यह 4 कारण 2 कारण में निपट कर आ जाता है, ये दोनों कारण और ये दोनों कारण। तो इसको यह कहते हैं मैटर, MATTER, मैटर, और इसको कहते हैं फॉर्म। यानी इनकी जो फिलॉसफी है इस रूप में आ जाती है कि यह क्या हो गया, मैटर। सृष्टि, इसे साइंस भी आगे प्रूव करेगा कि सृष्टि की सभी विषय वस्तुएं मैटर से, द्रव्य से मिलकर बनी होती हैं। यानी विश्व का संपूर्ण आधार क्या है, द्रव्य है। द्रव्य ही है जिससे संपूर्ण सृष्टि का निर्माण होता है, ठीक है। तो इन दोनों कारणों को मैटर कहते हैं। यदि यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछ देता है कि मैटर के अंतर्गत कौन कौन से कारण हैं, यदि 4 विकल्प दे दिया और एक और ये दे दिया ना तो वहां पे लटक जाओगे। तो इसीलिए ये चार्ट जरूर बना लेना। चार्ट के माध्यम से तुझे पता चल जाएगा कि इसको और इसको मैटर कहते हैं, इसको और इसको फॉर्म कहते हैं। ये बेसिक चीजें हैं। यही चीजें आपकी कंसेप्ट को डेवलप करती है, और कंसेप्ट जितना अच्छा रहेगा आपकी प्रस्तुतिकरण की भाव उतना ही क्या होगा, अच्छा रहेगा। देखो, मैटर क्या होता है, जिससे सृष्टि का निर्माण होता है।
सृष्टि निर्माण के मूल तत्व। सृष्टि निर्माण के मूल तत्व को क्या कहते हैं? मूल तत्व को क्या कहते हैं? मैटर। इसे न केवल फिलॉसफी प्रूव करती है, बल्कि इसको साइंस भी प्रूव करता है। साइंस के भी स्टूडेंट होंगे तो ये चीजें मानते हैं कि विश्व की सभी विषय वस्तुएं मैटर से बनती है। मैटर 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी 3 ही फॉर्म होता है, ये चीजें मानती है। जबकि उद्देश्य क्या होता है, किसी भी विषय वस्तु का उद्देश्य क्या होता है, वह फॉर्म निश्चित करता है। तो सृष्टि निर्माण के उद्देश्य, सृष्टि निर्माण का उद्देश्य का निर्धारण कौन करता है? वह आकारिक कारण, फॉर्म करता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सृष्टि निर्माण के मूल तत्व क्या है, तो वह मैटर है। और सृष्टि निर्माण के जो उद्देश्य को निर्धारित करता है वह आकारिक कारण है। इन्हीं तत्वों के माध्यम से संपूर्ण सृष्टि का निर्माण होता है। यह बात सत्य है। यहाँ पे अब एक अच्छी चीज नोट करते चलना, ठीक है? यह बात तत्व है कि अरस्तु से पहले, अरस्तु जिसे मैटर कहते हैं, इनसे पहले जितने दार्शनिक थे इसे नाउस कहते हैं, नाउस कहते हैं, ठीक है? पूर्व के दार्शनिक मैटर को नाउस कहते हैं। और नाउस में वही है जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, ठीक है? ये 5 तत्व, वायु, 5वां आकाश, ये पहले के जितने दार्शनिक थे, जैसे पाइथागोरस, थेल्स, ये सारे के सारे जितने लोग थे वह मैटर को ही ये क्या कहते थे? नाउस कहते हैं। एक जब मैं 2005 का यूजीसी नेट का पेपर डिस्कस कर रहा था तो वहां पे एक शब्द आया था नाउस। नाउस किसे कहते हैं? तो आपको अब यहाँ पर याद होगा कि नाउस वह शब्द है जिसे सृष्टि निर्माण का मूल तत्व माना जाता है, कोर तत्व माना जाता है। इन्हें आप याद रखिएगा। कम से कम वीडियो को लाइक तो कर दिया करिए। आप लोग 6 लोग हैं, 6 लाइक करेंगे तो अच्छा लगेगा, हम मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि नहीं बच्चों को पसंद आ रहा है। आप अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं, जैसे क्लास में जाते वक्त आप अटेंडेंस लगाते थे, उसी तरीके से यहाँ पर आपकी अटेंडेंस है। यानी नाउस 5 तत्वों से, इन 5 तत्वों को नाउस कहा जाता था, लेकिन अरस्तु ने इन्हें क्या कहा? मैटर कहा। ये मूलभूत तत्व है, इन्हें जानना बहुत जरूरी है। किसी भी विषय वस्तु को किधर लेके जाएगा वह निर्धारित करते हैं। अब एक लाइन में आप बताएं कि संपूर्ण सृष्टि को एक लाइन में यदि हम कहें, इस दोनों को देखते हुए कि नोट में कि संपूर्ण सृष्टि कुछ नहीं है, मैटर और फॉर्म का ही सामग्री रूप है, तो क्या अतिशयोक्ति होगी? इसीलिए कहा गया है कि दृश्यमान जगत, निसंदेह यह कहा जा सकता है कि दृश्यमान संसार सामग्री और आकार का मिश्रण है। निसंदेह कहा जा सकता है कि दृश्यमान संसार, दृश्य जगत द्रव्य और आकार का सम्मिश्रण है। सम्मिश्रण है, ये मूलभूत लाइन निकल कर आती है। सम्मिश्रण है यानी क्या है? दोनों उसके मिलने से बना है। तो ये लाइन, अब यहाँ पर देखो कौन वास्तविक होगा और कौन संभाव्य होगा। यहाँ पर 2 चीजें आती है। एक तो आता है संभाव्यता, मतलब पॉसिबिलिटी, पोटेंशियलिटी, और दूसरा होता है रियलिटी, यथार्थता। तो देखो जैसे मैं क्या हूं,
तो रियलिटी हो ना, छू सकते हो हमको, जैसे चाहो वैसे पीट के मतलब देख सकते हो, तो मैं रियलिटी हूँ, ठीक है। लेकिन जो आप लोग जितने लोग बैठे हैं, आपके मस्तिष्क में जो हमारा फिगर बना है वो क्या है, एक प्रकार की पोटेंशियलिटी है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, संभाव्यता है। तो दोनों का अंतर समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द संभाव्यता, ठीक है, पॉसिबिलिटी वाली थिंग्स और रियलिटी वाली थिंग्स। तो नेक्स्ट चीज निकल के इनके दर्शन से आती है कि संभाव्यता क्या है और वास्तविकता है। वास्तविकता क्या है, यानी मैटर और आकार में द्वैत का सिद्धांत पाया जाता है। अब इसी चीजों को मैं कहूं, यहाँ पर थोड़ा सा मैटर और फॉर्म की चीजों को थोड़ा सा आप यहाँ से ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। जैसे हमने कहा कि सांख्य दर्शन में, यहाँ एक लाइन यहाँ पर जोड़ देते हैं, यहाँ पे सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति का द्वैत पाया जाता है, द्वैत पाया जाता है। तो यहाँ पर भी तो द्वैत पाया जाता है, यानी द्रव्य एवं आकार का द्वैत पाया जाता है। तो एक चीज यहां से निकल के आएगा कि ये क्या हो जाएगा, वास्तविकता, यथार्थ, यथार्थ, ये क्या हो जाएगी, संभाव्यता, संभाव्यता। इसमें क्या हो जाएगी, ये वास्तविकता हो जाएगी, वास्तविकता हो जाएगी, ये संभाव्यता हो जाएगा। एक चीज, इसे पुरुष और प्रकृति को कुछ लोग नहीं समझते हैं तो मेल और फीमेल से जोड़ देते हैं, ठीक है, कि पुरुष मतलब मैं पुरुष हूँ, ये नहीं कह रहा है। पुरुष का मतलब आत्मा, ठीक है, और प्रकृति का मतलब की नेचर। हम हमारे अंदर सांख्य की जो फिलॉसफी है उसको जानना बहुत जरूरी होता है। एक चीज और देखेंगे, मैटर हमेशा क्या होगा, जड़ होगा, जड़ होगा, या इसमें संवेदना जरूर होगी, संवेदना जरूर होगी। प्रकृति में भी क्या होगी, जड़ होगी, और इसके किसी आयाम में संवेदना जरूर होगी। मूलभूत देखो, यही चीजें ना इसी तरीके से क्लासिफिकेशन करके, ये इसे कहते हैं एनालिटिक स्टडी, विश्लेषणात्मक अध्ययन। एनालिटिक स्टडी इज द बेस्ट स्टडी फॉर एनी कंपटीशन बिकॉज इट्स डिपेंड्स अपॉन योर कंसेप्ट, इट्स क्रिएट योर conceptual formation, and you should understand all dimension of this principle. Just like quantum theory depends not only western thinkers but also Indian thinkers. Just like in western philosopher we have studied quantum theory in Aristotle, in Hume, etc. All not only Greek philosopher but also modern philosopher also accepted this theory. In Indian concept, Indian philosophy, Sankhya philosophy, Vedanta philosophy, Nyaya philosophy, all philosophy accepted the cosm theory for which the formed of this world. So you should understand, comparing study is the best study to understand all the dimensions of any principle. I think this is the best approach to understand. Today we have discussed both aspect, Western and Indian. What is the main difference between Indian cosm theory and Western cosm theory? Then we should understand, in Western side there are two main themes where matter and form, but in Indian concept we have main themes पुरुष एंड प्रकृति, एंड दोनों के बीच क्या होती है, द्वैत की भावनाएं पाई जाती हैं। तो इधर भी द्वैत है, वेयर मैटर इज द सॉलिड फॉर्म्स विच वी कैन फील
ठीक है, मैं महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं आ मोटल थिंग्स, बट हियर नेचर इज आल्सो विच प्रकृति। बोथ वर्ड्स आर यूज इन वेस्ट इंडियन फिलोसफी। फेमस वर्ड्स यूज प्रकृति एंड पुरुष। तो इस चीजों को हम समझें कि जड़ और संवेदन क्या चीजें होती हैं। दिस इज द मेन फिनोमिना फॉर विच यू कैन अंडरस्टैंड द सिस्टम ओरिजिनेटेड ऑफ द वर्ल्ड। तो ये मेन सिद्धांत था जहां से ये चीजें निकल कर आती है। अब यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें होती है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने कई चीजों का साधन दिया। देखो, जो सांख्य फिलॉसफी की कारणता सिद्धांत है या प्रयोजनवादी है, ठीक है, इनकी जो सिद्धांत है यानी प्रयोजनवादी है, बट दिस सिद्धांत विकासवादी सिद्धांत माना जाता है, विकासवादी सिद्धांत माना जाता है। आई विल एक्सप्लेन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश, एंड व्हाट इज द मेन डिफरेंस ऑफ दिस प्रिंसिपल वी कैन अंडरस्टैंड in previous lecture all dimension just like epistemology, metaphysical, ethical approach of the Aristotle. Today we have studied the causal theory of Aristotle and difference between Indian thinkers and Western causal theory. So this is the main theme to understand the ओरिजिनेटेड ऑफ दिस थ्योरी। तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं, सृष्टि निर्माण की विकास की क्या है कि एक प्रकार की मूल प्रक्रिया मानी जाती है, जहां पर यहाँ पर ये हमेशा होता है कि कारण कार्य में निहित होता है। ठीक है, यहाँ पर कारण में कार्य निहित होता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या है कि मैटर में फॉर्म पहले से निहित होता है। यही चीजें ना थोड़ी सी कंपेयरिंग करके पढ़ा जाए तो सारी चीजें खुद ब खुद निकल कर आ जाती है। तो बेसिक आयाम पर हमने देखा कि ये चीजें थी। कुछ अब छोटी छटकी जो चीजें हैं वह है जीव के स्वरूप, जीव जगत के संबंध का संबंध, जीव जगत के बीच का संबंध। तो यह एक प्रकार से एक यह फिगर बनाते हैं। यह फिगर आप लोग समझ लीजिएगा, आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि जीव और जगत में क्या संबंध है। तो यहाँ पर यह लेबल देते हैं। और सब में कुछ कुछ न खासियत होता है। ठीक है, तो हम उस लेबल को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वह क्या क्या लेबल है। तो ये यहाँ पर गॉड को कहते हैं, गॉड को। और गॉड की खासियत क्या होती है कि वह मैटरलेस होता है और फॉर्मलेस होता है, इसकी खासियत होती है। जबकि यहाँ पे होता है जड़ तत्व होता है। उसके बाद पेड़ पौधे आते हैं, ठीक है। उसके बाद पशु पक्षी आते हैं, उसके बाद मनुष्य आता है, ठीक है। यहाँ पर इसे हटा दे तो अच्छा रहेगा। मनुष्य आता है, उसके बाद गॉड आता है। अब इसकी फॉर्मेशन मैंने पिछली क्लास में थोड़ी सी एक्सप्लेन किया था, लेकिन इसके छूटे छटके आयाम को कोशिश करूंगा कि आज की क्लास में बढ़िया से एक्सप्लेन कर दूं, जिससे आपको कोई दिक्कत न हो। अब इनमें ना देखिए, जो विकास की प्रक्रिया है, ये नीचे से ऊपर जाने वाली प्रक्रिया है, वह किस सिस्टम से जाती है, यहाँ से यहाँ। तो इस नियम को कहते हैं यांत्रिक नियम के माध्यम से या ऊपर की तरफ चढ़ती जाती है।
यह ऊपर की तरफ चढ़ती जाती है और सभी लेवल में, सभी के स्तर पर कुछ न कुछ विकास होता है। ये नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग थिंग्स होती है। यहाँ पर थोड़ी सी सेंस उत्पन्न हो जाता है, सेंस उत्पन्न हो जाता है पेड़ पौधों में। आप छुई मुई का पौधा देखे होंगे, उसमें आती है। अब उसके बाद थोड़ी रहती है, यहाँ पर संवेदना पूर्ण रूप ले लेती है, पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। जबकि मनुष्य के स्तर पर तर्क बुद्धि भी आ जाती है, तर्क बुद्धि भी आ जाती है। उसके बाद संवेदना भी आ जाती है और विचार करने की तर्क बुद्धि, संवेदना, वेदना, विचार, यह तीनों भाव आ जाते हैं। यानी मानव के स्तर पर ये तीनों भाव आ जाते हैं। ठीक है, जब तीनों भाव आ जाते हैं, इसी से के बाद जब इसका विश्लेषण होता है और जहां पर यह चरमोत्कर्षता को प्राप्त करती है, उसी को कहते हैं गॉड। तो यहाँ पर तर्क बुद्धि को भी दो आधारों पर निहित किया गया है। यहाँ एक चीज और बेसिक चीजें क्या गई है कि मानव में जो आत्मा है, मानव की आत्मा के बारे में क्या कहा गया है, एक एक फैक्ट है, एक एक फैक्ट लिख लेंगे तो आपको आराम से हर चीजें स्पष्ट समझ में आ जाएगी। तो मानव की जो आत्मा है उसको क्या कहा जाता है कि मनुष्य के अंतर्निहित फॉर्म में, मनुष्य ये जो शरीर में अंतर्निहित जो फॉर्म है, आकार है, उसी को आत्मा अरस्तु कहते हैं। यानी अरस्तु के अनुसार आत्मा क्या है कि शरीर में अंतर्निहित जो फॉर्म होता है, जो हमें बुलवा रहा है, इस पूरे शरीर को डायनामिक, मतलब चला कौन रहा है, वो आत्मा चला रही है। और उसी आत्मा को यह क्या बोले हैं, आकार बोलते हैं, फॉर्म बोलते हैं। तो कहते हैं कि यह फॉर्म ही इसका क्या करता है, निर्धारण करने का काम करता है। तो इसको जरूर समझने का प्रयास करना चाहिए, यही वास्तविक रूप से इनकी चीजें हैं। इसीलिए अरस्तु को एक उपाधि से सम्मानित किया गया है, ज्ञानियों का सम्राट। अरस्तु को ज्ञानियों का सम्राट कहा जाता है, अरस्तु को ज्ञानियों का सम्राट कहा जाता है। अरस्तु को ज्ञानियों का सम्राट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने न केवल फिलॉसफी के क्षेत्र में, एथिक्स के क्षेत्र में, पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र में अपने चीजों का उद्भव किया, बल्कि हर आत्म, बॉटनी, जूलॉजी, भूगोल, जो हिस्टोरिकल, हर जगहों पर इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसीलिए इनके जो सिद्धांत है उसे के कारण ही क्या कहा जाता है, ज्ञानियों का सम्राट कहा जाता है। इनकी बेसिक चीजें हैं। अब यहाँ पर देखे थे इस सिद्धांत में कि मनुष्य के अंतर तर्क बुद्धि, संवेदना और विचार आती है। तो जो तर्क बुद्धि होती है हमारे अंदर दो प्रकार से होती है। तर्क बुद्धि दो प्रकार की होती है, देखते हैं। तर्क बुद्धि आप सभी में पाई जाती है, तर्क बुद्धि। तो एक बुद्धि को सक्रिय कहा जाता है, सक्रिय तर्क बुद्धि, और दूसरा होता है निष्क्रिय, निष्क्रिय तर्क बुद्धि। सक्रिय तर्क और इन दोनों के बीच जो संबंध जोड़ने का काम करता है वो है हमारा मन। जोड़ने का काम क्या करता है, हमारा मन करता है। ठीक है, इनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है जिसको समझना जरूरी है।
तो निष्क्रिय क्या होती है? अनुभूत वस्तुओं का जुड़ाव, जो हम अनुभूत करते हैं, अनुभवों के द्वारा आत्मसात करते हैं, उसको उस समय निष्क्रिय तर्क बुद्धि काम करती है। अनुभूत वस्तुओं से जुड़ाव को निर्धारित करती है, जबकि सक्रिय बुद्धि किसका जुड़ाव करती है? सक्रिय बुद्धि हमारी इंद्रिय संवेदनाओं के साथ आत्मानुभूति, इंद्रिय जितने फैक्ट हैं वो सारे फैक्ट मैं लिख देता हूं। संवेदनाओं प्लस आत्मानुभूति का भाव, ये दोनों को दिखाने का, इंडिकेट करने का कार्य करती है। तो हमें इन दोनों स्वरूपों को सूक्ष्मता से समझने और जानने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे इसके सारे आयाम आ जाए। तो लगभग हमने कुछ चीजों को छोड़कर सारे डायमेंशन को इसके अंतर्गत समझने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया। कल की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि कुछ इस पे संबंधित प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं प्लेटो और अरस्तु से, उसको डिस्कस करके देखेंगे। तो ग्रीक दर्शन में जितने क्वेश्चन होंगे उनके संपूर्ण भावों को कल की क्लास में हम समझने का, जानने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर संपन्न होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज कह रहे हैं कि अभी क्लास 3 बजे नहीं हो पाएगी, पहले 3 बजे होती थी, अभी नहीं हो पाएगी, स्टूडियो अवेलेबल नहीं है। तो प्लीज थोड़ी सी मेहनत करिए सुबह आने का। तो आज यहीं पर सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।